अगर मैंने सिर्फ मेवाड़ के अंदर आज स्टार्ट की है और बप्पा रावल ही पढ़ा है, तो मैं बप्पा रावल का योगदान ही लिखूं, क्योंकि सर सबसे बड़ा रोल यहाँ मेंस का ही होता है और आंसर राइटिंग का होता है। क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। अगर अपन फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, एक बार अपन ने सिलेबस पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। हम्म, इंटरव्यू इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। उसमें अपन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी बचपन से पर्सनैलिटी रही है वो वही हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। मेंस ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बहुत जहाँ पे गुंजाइश है, और जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है 800 नंबर का मेंस होता है सर। जब मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था तो मैं 100% थी कि मुझे अब यही करना है। जब मेरा नहीं हुआ था मेंस क्वालिफाई, तो मुझे कहा भी था लोगों ने कि मुझे अब आईटी सेक्टर की तरफ वापस चले जाना चाहिए। बट तब तक मैं बिल्कुल फर्म थी कि अब मुझे यही करना है और मेरे को आरएस ही बनना है। इस बार भी सर आई वाज़ प्रिपेयर्ड मेंटली कि जो भी रिज़ल्ट रहता है मुझे यही करना है। और मैं ये नेक्स्ट जो प्रीलिम्स की वैकेंसी आई थी ये भी मैंने दी थी। जब पिताजी ने आपका साथ छोड़ दिया और आपने उसको कंटिन्यू रखा, इसको आपने एडजस्ट कैसे किया? सर मेरी मदर की वजह से। उन्होंने कभी इस चीज़ को नेगेटिव या एक डीमोटिवेशन की तरह नहीं लिया, हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया, आगे बढ़ने का हौसला दिया। मेरी फैमिली दोनों ही साइड ननिहाल और ददियाल में अ, बहुत सपोर्टिंग थी। मेरे जो चाचा जी भी हैं, अंकल हैं, उन्होंने भी जयपुर में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उनकी गाइडेंस हमेशा थी। एक सामान्य बच्चा जी सर। जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन किया हो, यस सर। बिल्कुल फ्रेश है, यस सर। वो चाहता है कि मुझे आरएस बनना है, जी सर। तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाए? कौन-सी कोचिंग जॉइन किया आपने? स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी में थी सर। वहाँ का माहौल कैसा था? तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, फैमिली लाइक था, और टीचर्स बहुत सपोर्टिंग थे। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सर को बोलो तो तुरंत वो चीज़ का निदान हो जाता था। सर मैं तो जब प्रिपरेशन कर रही थी जयपुर में थी, तो मेरी मदर से बात करके रिफ्रेश करती थी। अच्छा। ऐसे बिकॉज़ मैं उनसे काफ़ी अटैच्ड हूँ, हुँ, तो उनसे बात करके मैं रिफ्रेश हो जाती थी। बाकी हम पीजी में थे, तो जैसे चाय का ब्रेक होता था तब हम लोग चाय पीते थे, तो मैं और मेरे साथ जैसे मेरे पीजी से भी 3 लोगों के सिलेक्शन हुए सर। हम लोग के रूम्स पास-पास ही थे। अच्छा। तो पिछली बार लास्ट टाइम जब मेरा नहीं हुआ था, तो जो मेरे रूम के पास थी उनका सबऑर्डिनेट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था। तो सर ये ग्रुप था, तो उन लोगों के साथ बैठ गए, बातचीत कर ली, 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया, चाय पी ली, फिर वापस आके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सर मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक प्रोग्राम है, यंग इंटर्न्स प्रोग्राम, उसके अंदर इंटर्नशिप कर रही हूँ पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ। जी। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन में ही था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि यंग इंटर्न्स प्रोग्राम क्या है? क्या इसके आउटकम है? आप क्या कर रहे हो? तो मेरा इसमें इसमें सर हम रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे। तो मेरा रिसर्च था स्वच्छ भारत मिशन पे। तो सर ने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे कि मेरे क्या आउटकम्स थे, मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं। जिसमें मैंने सर को बताया कि मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ, मैंने क्या-क्या फील्ड विज़िट किया और मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सर और बाकी जो मेंबर्स थे वो काफ़ी इस चीज़ से इम्प्रेस हुए थे। जिसके अंदर मेरा मेजर जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके अंदर इतना नहीं है, जबकि हम ओडीएफ तो डिक्लेयर हो चुके हैं। वर्तमान में सबको पता है कि आरपीएससी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें कई प्रतिभावान विद्यार्थियों ने अलग-अलग संघर्षमयी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने नाम का झंडा गाड़ा है। ऐसी ही एक उच्च प्रतिभा से समर्थ व्यक्तित्व से हम आज मुलाकात करेंगे, जो हमारे साथ उपस्थित है। तो आइए इस भर्ती की 13वीं रैंक प्राप्त दीपशिखा कालवी से मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। दीपशिखा, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। आपकी अभी 13th यानी 13वीं रैंक आई है। यस। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था? सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, पहला अटेम्प्ट में कहाँ कमी रह गई कि आपको दूसरा अटेम्प्ट में जाना पड़ा? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था, 7 मार्क्स से मेंस रह गया था मेरा। तो उसमें मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर जो होते हैं, जो जनरल स्टडीज़ के होते हैं, उनमें मार्क्स ठीक थे। जी। जबकि फोर्थ पेपर में काफ़ी कम थे, बिलो एवरेज 74 मार्क्स ही थे। थोड़ा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से रही हुई हूँ पहले, तो मैंने ज़्यादा ध्यान सब्जेक्ट्स पर दिया
और शायद हिंदी इंग्लिश पे इतना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, मात्राओं की अशुद्धियाँ रह गई, थोड़ा पेपर छूट गए थे मेरे, तो उस वजह से 4th पेपर मेरा काफ़ी वीक रह गया था। 75 इज़ बिलो एवरेज, 100 मार्क्स को हम एवरेज मानते हैं उसके अंदर, तो उस वजह से सर क्वालीफाई नहीं हुआ था। जी, केवल 7 नंबर से रहे आप। जी सर, मेंस में। फिर आपने उसको लगातार रखा और यस सर, इस भर्ती में आपने बाजी मार ही ली। यस सर। आपके मन में कब आया कि मुझे आरएएस बनना है या प्रशासनिक सेवाओं में जाना है? आपका क्या इंस्पिरेशन रहा है? सर मेरे फादर जो थे वो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ या कोई अच्छी ऑफ़िसर बनूँ, क्योंकि मेरे जो चाचा जी हैं, काउक्सा हैं, वो आरपीएस हैं, उनकी भी 15th रैंक आई थी जब उन्होंने आरएएस एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। 98 में उनका सिलेक्शन हुआ था। जी, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं भी एक ऑफ़िसर ग्रेड में जाऊँ। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं अच्छे, क्योंकि मैंने मेडिकल लिया नहीं था, इंजीनियरिंग लिया, कॉलेज के साथ प्लेसमेंट हो गया। तो मन में ये ज़रूर था हमेशा से कि कोई कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है और एक अच्छी रैंक हासिल करनी है। मैं कन्फ्यूज़ थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एसएससी या बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने मेरे जो चाचा जी हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे डेफ़िनेटली यहाँ ट्राई करना चाहिए। मेरी मदर का सपोर्ट हमेशा से था कि मैं जो भी डिसीज़न लेती हूँ, मैं आईटी सेक्टर में रहना चाहती हूँ या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाहती हूँ। फिर मैं जो स्प्रिंग बोर्ड के डायरेक्टर हैं दिलीप सर, जी। उनसे मिली। उन्होंने, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो मुझे थोड़ा डर था। एसएससी मुझे लगता था कि मैथ्स उसमें मेजर रोल प्ले करता है, तो शायद मेरे लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा। पर उन्होंने मोटिवेट किया, उस वक़्त काफ़ी सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के सिलेक्शन भी हुए थे, जैसे कि श्यामा राठौर मैम है 2013 बैच में। तो उन लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ के मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि आई शुड ट्राई। और जैसे-जैसे मैं इसमें आई और सब पढ़ना स्टार्ट किया, तो डिटर्मिनेशन बढ़ता गया, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता गया। जब मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं 100% थी कि मुझे अब यही करना है। जब मेरा नहीं हुआ था मेंस क्वालीफाई, तो मुझे कहा भी था लोगों ने कि मुझे अब आईटी सेक्टर की तरफ वापस चले जाना चाहिए। बट तब तक मैं बिल्कुल फ़र्म थी कि अब मुझे यही करना है और मेरे को आरएस ही बनना है। इस बार भी सर आई वाज़ प्रिपेयर्ड मेंटली कि जो भी रिज़ल्ट रहता है, मुझे यही करना है और मैं ये नेक्स्ट जो प्रीलिम्स की वैकेंसी आई थी, ये भी मैंने दी थी, अच्छा, आपने ये सोचा रिज़ल्ट यदि पॉज़िटिव नहीं भी रहा। तो भी मुझे यही करना है सर। अच्छा, तो अब चलो इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले मैं यस, बैक में जाता हूँ। आपकी स्कूलिंग से बात शुरू करेंगे, यस सर, क्योंकि आपने बीच में 2 बार कह दिया कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है किसी से, तो इसका मतलब आपने इंजीनियरिंग करी होगी। यस सर। तो आपकी स्कूलिंग से बात शुरू करते हैं। आपकी जी स्कूलिंग सर। कहाँ हुई? मेरी स्कूलिंग सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में। क्या सब्जेक्ट रहा आपके पास? साइंस मैथ्स था मेरे पास। अच्छा, स्कोरिंग क्या रही? सर 10th में मेरे 94 थे और 12th में थोड़ा कम था, 75 के अराउंड थे। और फिर इंजीनियरिंग करी आपने? यस सर, मैंने आरपीटी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम, आरपीटी अलग से एग्ज़ाम होता था जी, और मुझे क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी, मम्मी का प्रेफ़रेंस था बीकानेर में ही रहने का, तो मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ऑप्ट किया था, जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गया था। तो मैंने 4 साल यहीं से इंजीनियरिंग किया जी। और कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था मेरा उस टाइम, 3 कंपनीज़ में हुआ था, जिनमें से मैंने टीसीएस जॉइन की थी गांधीनगर में। अच्छा, जी आपने सर। जॉब भी करी है। यस सर। तो आपका मन इसी ब्रांच का था कि मुझे यही ब्रांच लेनी है या किसी और ब्रांच का भी था सर इंजीनियरिंग में? उस टाइम जो गाइडेंस थी, उस जी, टाइम सबने सबसे सेफ ब्रांच यही बताई थी और एज़ सच कुछ उस टाइम इतना डिसाइड था नहीं दिमाग में कि अ, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स, क्या इतना, मतलब इतना बड़ा विज़न उस टाइम पे नहीं था सर। तो उस टाइम जो बेस्ट मुझे लगा था वो यही ब्रांच लगी। 12th कब हुई आपकी? 2012 में सर। अच्छा, 2012 में हुई। जी, फिर ग्रेजुएशन हो गई आपकी 2016 में। 16 में यस सर। हुँ, 2018 तक मैंने जॉब की थी हुँ। और फिर वही मन में ये था कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आरएएस के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर एसएससी के लिए, किसके लिए प्रिपरेशन करूँ। तो ये कश्मकश मन में चली रही थी और मेरी मदर हमेशा से चाहती थी कि मैं राजस्थान में रहूँ, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, शी वांटेड कि इधर ही रहे, ज़्यादा दूर नहीं जाए। आईटी में ज़्यादा स्कोप हम देखते हैं तो बैंगलोर या बड़ी सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई दिस और जैसे मैं इधर बढ़ती गई वैसे-वैसे मेरा डिटर्मिनेशन और फ़र्म होता गया सर। दीपशिखा, आपके जीवन में एक बड़ा दुखदाई समय था एक। यस, आपके पिताजी आपकी लाइफ में नहीं रहे। यस,
आपके पिताजी की इच्छा थी कि आप डॉक्टर बनो यस। या फिर सिविल सेवा में आए। जब पिताजी ने आपका साथ छोड़ दिया और आपने उसको कंटिन्यू रखा, इसको आपने एडजस्ट कैसे किया? सब मेरी मदर की वजह से। उन्होंने कभी इस चीज़ को नेगेटिव या एक डीमोटिवेशन की तरह नहीं लिया, हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया, आगे बढ़ने का हौसला दिया। मेरी फैमिली दोनों ही साइड ननिहाल और ददियाल में अ, बहुत सपोर्टिंग थी। मेरे जो चाचा जी भी हैं, अंकल हैं, उन्होंने भी जयपुर में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, उनकी गाइडेंस हमेशा थी। और यहाँ पर भी जो मेरे मामा जी और रहते थे, तो हमेशा वो लोग दे वर ऑलवेज़ देयर। तो मेरे को फैमिली सपोर्ट को मैं सबसे बड़ा मानती हूँ कि कभी पापा की कमी उस तरह से महसूस नहीं होने दी कि किसी वजह से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कहीं पर। दे वर ऑलवेज़ देयर, हमेशा फादरली फिगर्स हैं मेरे घर में, तो उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। और मेरी मदर को तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मानूँगी, कि कभी रोका नहीं सर मुझे। पिताजी आपके अफ़सर थे वो एलआईसी में? एलआईसी में डीओ थे सर। जी। ये आज हम कह सकते हैं उनको ये श्रद्धांजलि है? यस सर, ये उन्हीं के आशीर्वाद से पॉसिबल है सर, वरना इतना पॉसिबल ही नहीं होता सर। ड्यूरिंग जॉब मैं वापस उस पर आऊँगा। यस, ड्यूरिंग जॉब आपको लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। यस सर। एग्ज़ैक्ट कब आया आइडिया आपके दिमाग सर मैं जब जॉब कर रही थी तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था सर, और मैं घर काफ़ी मिस करती थी। अहमदाबाद में ही थी हालाँकि, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, पर मुझ होम सिकनेस मुझे बहुत जल्दी हो जाता था या घर बहुत याद आता था, और एक सैटिस्फैक्शन नहीं था। बस यही था कि मुझे लगा कि मुझे ट्राई डेफ़िनेटली करना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर इधर नहीं सक्सेस होती तो बाद में भी जा सकती हूँ, इंजीनियरिंग की डिग्री है, एक्सपीरियंस है। जब आप में क्वालिफ़िकेशन है तो आप कभी भी जाके यूटिलाइज़ कर सकते हो उसको। पर ये गोल्डन चांस है, अगर मैंने अभी ट्राई नहीं किया तो ये हाथ से निकल जाएगा। और उस टाइम मैंने मेरे अंकल से बात की थी, और उन्होंने उन्होंने मुझे यही कहा था कि आरएएस जो है वो नॉलेज से ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट है। तो जिस सोच से तू आज आई है कि तेरे को आरएएस करना है, और जिस डिटर्मिनेशन से आज तैयारी स्टार्ट करे, फर्स्ट डे जिस दिन तैयारी चालू करे, लास्ट डे तक वही एंथुसियाज़्म रखना। में? रिज़ाइन दे दिया। यस। कहाँ बीकानेर आए, सीधे जयपुर चले गए? सब रिज़ाइन देके बीकानेर आई थी, सामान लिया था और फिर जयपुर ही से। कौन-सी कोचिंग जॉइन किया आपने? स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी में थी सर। वहाँ का माहौल कैसा था? सो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, फैमिली लाइक था, और टीचर्स बहुत सपोर्टिंग थे, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सर को बोलो तो तुरंत वो चीज़ का निदान हो जाता था। और कभी ऐसा लगा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर है। 6 घंटे हमारी क्लासेस चलती थी, जी। पर वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा था, तो मेरा सोशल स्टडीज़ बहुत वीक था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक तरह से आप मानिए मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो जब मैं कुछ पढ़ती थी तो वो मेरे लिए हमेशा नई चीज़ होती थी। तो मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस की तरह था वो, जैसे मैं कुछ नया सीख रही हूँ। 1.5 साल मैं वहाँ रही, पर मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा मैं घर से दूर हूँ। हमेशा टीचर्स वहाँ बहुत बहुत अच्छे थे सर। तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि जब पहला आपका अटेम्प्ट था, जी सर। तो प्रॉपर तैयारी थी नहीं आपकी? सर तैयारी थी, पर शायद स्ट्रैटेजी में थोड़ी कमी थी। चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ मैंने प्रॉपर्ली नहीं किया था। आपने कहा स्ट्रैटेजी में कमी थी, हम यहीं से शुरू करते हैं बात। जी सर। इस एग्ज़ाम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर जैसे 1, 2, 3 पेपर जो थे वो मेरे लास्ट टाइम भी स्कोर ठीक था सर। जी। उस स्कोर पे लास्ट टाइम भी मुझे कोई डिसेंट पोस्ट मिल जाती। तो 4th पेपर सबसे बड़ी मेरी कमी थी जो मैंने आइडेंटिफ़ाई की। जब हमारी कॉपीज़ आई तो हम लोगों ने कॉपीज़ को कंपेयर किया टॉपर्स की कॉपी से। मैं और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे। तो हम लोगों ने मिलके कंपेयर किया कि क्या हमारी कमी रह गई, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों में से 1-2 ही लोग थे जो फाइनल सिलेक्शन ले पाए। बाकी इंटरव्यू में रह गए, कुछ मेंस में रह गए थे। तो हम लोगों ने कॉपीज़ एनालाइज़ करी। तो उनमें हमने पाया कि 4th पेपर में हमारी छोटी-छोटी चीज़ें थी। जैसे कई जगहों पे शायद हमने मेहनत नहीं की थी, ध्यान नहीं दिया था। जैसे कि सर आंसर राइटिंग करते हैं तो ज्योग्राफी वगैरह में मैप मैंने कम बनाए थे, और थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कम किया था। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी पॉइंट्स थे, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा एनहांस करना।
तो वो मैंने सीखी और मेरी उस टाइम एंगेजमेंट हो गई थी सर प्रीलिम्स के बाद। जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो खुद लास्ट बैच में 99th रैंक के आरटीएस हैं। जी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि किस तरह से मैं उसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकती हूँ। और एक था कि मैं आंसर्स थोड़े शायद कम लिखती थी, टाइम बाउंड करके लिखती थी, टाइम बाउंडेशन नहीं था। तो इस वज़ह से मेरे पेपर छूटे थे लास्ट टाइम। तो उन्होंने एंश्योर किया कि मैं रोज़ 15 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और मैं एक 2 मार्क का, एक 5 मार्क का, एक 10 मार्क का क्वेश्चन लिखती हूँ। मतलब जो हमारा एक फॉर्मेट, सेट फॉर्मेट रहता है। जी। क्योंकि टाइम कम था तो 3 घंटे का पेपर रोज़ नहीं लिख सकते। पर ऐसे 15 मिनट का टाइमर लगा के अगर दिन में 2 बार प्रैक्टिस करें, तो स्पीड भी बढ़ती है, दिमाग की सोचने की कैपेसिटी भी बढ़ती है सर। तो वो मुझे क्वेश्चन देते थे और मैं लिखती थी। और स्पेशली उन्होंने मुझे हिंदी के वो मुझसे रोज़ लिखवाते थे क्वेश्चन। चूँकि मीडियम आपका अंग्रेजी रहा है, हाँ, तो तो हिंदी में वैसे ही थोड़ा-सा वीक होता है। जी सर। और एक था कि लास्ट टाइम जब मैं मेंस नहीं क्वालीफाई की थी, तो मुझे कहीं न कहीं लग गया था 4th पेपर, मार्क्स तो काफ़ी लेट आए थे, पर मुझे लग गया था कि इसमें मेजर रोल 4th पेपर का ही रहा होगा। तो मैंने न्यूज़पेपर जो है पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। जी, फिर मैंने राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर पढ़ने लगी। कोरोना पीरियड था, मैं घर ही थी। तो न्यूज़पेपर से मेरी वोकैब्युलरी इम्प्रूव हुई और मेरी मदर जो थे वो डिक्टेट करते थे और मैं पैराग्राफ लिखती थी। तो अच्छा। वो बोलते थे, मैं लिखती थी और फिर मात्रा की जो अशुद्धियाँ होती थी, मैं उससे अपने मार्क करती थी, जिससे मुझे लगता है कि मेरे को काफ़ी हेल्प मिली होगी सर। बाकी मार्क्स अब आएँगे तो पता चल एक सामान्य बच्चा जी सर। जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन किया हो, यस सर। बिल्कुल फ्रेश है, यस सर। वो चाहता है कि मुझे आरएएस बनना है, जी सर। तो वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाए? सर सबसे पहले तो सिलेबस जो है उसको थॉरोली रीड करें, क्योंकि आरएएस में सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता। सबसे अच्छी पॉइंट यही है, स्पेशली मेंस में। तो सिलेबस लाइन टू लाइन आता है सर। तो सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से देखें। जहाँ पढ़ते हो आप, स्टडी टेबल बनाते हो, उसके आगे सिलेबस को मतलब पेस्ट कर ले और सिलेबस को एकदम याद कर ले अपना। जी, प्रिपरेशन मुझे लगता है हमेशा मेंस की करनी चाहिए। प्रीलिम्स जिस दिन डेट डिक्लेयर होती है, उस दिन से 2 महीने 3 महीने हमें मिलते हैं। उन 3 महीने में हम प्रीलिम्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। पर फर्स्ट डे से तैयारी मेंस की करनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने में मेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 3 महीने में प्रीलिम्स हो सकता है अगर आप मेंस की तैयारी करो। तो जब वैकेंसी नहीं आई हुई है तब सर मुझे लगता है कि स्टार्ट हमें मेंस से ही करना चाहिए। पहले वो सब्जेक्ट्स करने चाहिए जो प्री मेंस दोनों में कॉमन है, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह। तो सर इसके लिए जो 9th टू 12th की बुक्स हैं उनको रेफ़र करना चाहिए। मैं तो सर स्प्रिंग बोर्ड की स्टूडेंट थी, तो मैंने साथ में नोट्स भी रखे थे। इस बार सर हम लोगों ने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। लास्ट टाइम इतना टाइम नहीं था तो नोट्स पर ही ज़्यादा नोट्स ही पढ़े थे। तो सर एनसीईआरटीज़ में वैसे सब कुछ है, नोट्स को रेफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मुझे लगता है स्टार्ट उससे करना चाहिए। जैसे किसी का पॉलिटी में अगर इंटरेस्ट है, तो पहले आप उन सब्जेक्ट्स को करो जिनमें इंटरेस्ट है, ताकि आपका रिदम स्टार्टिंग में बन जाए। पढ़ाई चालू करो तो 2 घंटे बैठने से करो, सीधे 8 घंटे नहीं बैठा जाता। जी, 2 घंटे बैठो, फिर धीरे-धीरे। और सर जैसे-जैसे थोड़ा कोर्स होने लगे, टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है सर ज़रूर लगानी चाहिए कहीं न कहीं की। चाहे ऑनलाइन लें, चाहे ऑफ़लाइन लें, किसी भी इंस्टीट्यूट की लें। पर टेस्ट डेफ़िनिटली आपको इम्प्रूवमेंट आपकी परफ़ॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करता है। लिखना कब शुरू करें? सर मेरा टेस्ट मानना है सीरीज़ के बाद या जब वो शुरू से तैयारी करना शुरू कर रहा है, उसी दिन लिखना शुरू करें? यस सर, मेरा तो यही मानना है। चाहे अपन 1 पेज भी पढ़ें, तो तब से ही चालू कर दें। चाहे अगर मैंने सिर्फ़ मेवाड़ के अंदर आज स्टार्ट की है और बप्पा रावल ही पढ़ा है, तो मैं बप्पा रावल का योगदान ही लिखूँ। क्योंकि सर सबसे बड़ा रोल यहाँ मेंस का ही होता है और आंसर राइटिंग का होता है। क्योंकि प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई करना कोई बहुत टफ़ काम नहीं है। अगर अपन फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, करंट अफ़ेयर्स कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, एक बार अपन ने सिलेबस पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई हो जाता है। हुँ, इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। उसमें अपन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी बचपन से पर्सनैलिटी रही है वो वही हम प्रोजेक्ट कर पाएँगे। मेंस ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बहुत जहाँ पे गुंजाइश है और जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। 800 नंबर का मेंस होता है सर। जी। तो मैं ये मान लूँ कि यदि कोई एस्पिरेंट्स मेंस की तैयारी करे, तो उसकी प्रीलिम्स अपने आप तैयारी हो जाएगी? यस सर। उसको अलग से तैयार करने की नहीं सर, आवश्यकता नहीं बस है? जैसे डेट जब आ जाती है प्रीलिम्स तब की, थोड़ा-सा आप उधर ध्यान तो दे दें। करंट अफ़ेयर्स क्योंकि प्री में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो करंट अफ़ेयर्स पढ़ने का तरीका आपका बदल जाता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से हम जैसे आर्टिकल्स को ज़्यादा पढ़ते हैं।
तो प्रीलिम्स में फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस वक़्त क्रोनोलॉजी वगैरह जो है फैक्ट्स पढ़नी हमें हमेशा चाहिए, लेकिन उस टाइम थोड़ा-सा रटने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जी। क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं हुँ। और उसका कोई इलाज नहीं है, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में चीज़ें एनालिटिकल थोड़ी ज़्यादा होती हैं और फैक्चुअल थोड़ी कम होती हैं। तो उस टाइम पे 3 महीने आई थिंक मेंस पे प्रीलिम्स की डेट आने के बाद इनफ टाइम होता है सर, अगर आपने मेंस की तैयारी पहले से करी हुई है। जी। करंट अफ़ेयर का बड़ा रोल रहता है? करंट अफेयर्स का सर प्रीलिम्स में काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि काफ़ी 20-25 क्वेश्चन आते हैं। मेंस के अंदर सर मैं मानती हूँ मीडियम रोल रहता है। डायरेक्टली नहीं पूछे जाते पर आप आंसर्स को एनहांस करने में लिख सकते हो। डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं पर लिमिटेड। योजनाओं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो अगर हम करंट को योजना से रिलेट करें तो वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। इंटरव्यू में करंट का बहुत बड़ा रोल रहता है सर, बिकॉज़ जी। आपको एटलीस्ट बीइंग एन ऑफिसर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके आस-पास क्या चीज़ें चल रही है। तो आपका उन पे एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू तभी बनता है जब हमारी लंबी तैयारी होती है। आपने ये कहाँ से पढ़ा? सर करंट अफेयर्स, जी। सर मैं आपका सोर्स क्या था? न्यूज़पेपर फ़ॉलो करती थी। अच्छा। तो इंडियन इंडियन एक्सप्रेस था। एक्सप्रेस, पत्रिका और भास्कर। जी सर। बाकी मैगज़ीन्स पढ़ी थी सर प्रीलिम्स के लिए, क्रोनोलॉजी पढ़ती थी मैं, और स्प्रिंग बोर्ड भी अब अपने नोट्स जो देता है करंट अफेयर्स के, इस बार तो मैंने वही पढ़े थे सर। जी। आपने अपने खुद के नोट्स बनाए यस सर, स्प्रिंग बोर्ड के अलावा? यस सर। उसकी क्या प्लानिंग होती थी? आप कैसे बनाते थे? सर जैसे जो 6 छोटे सब्जेक्ट हिस्ट्री बड़े सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। जी। जो छोटे सब्जेक्ट्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे 6 छोटे सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में मिला के, जो 20-20 मार्क्स के होते हैं। उनमें लिमिटेड कोर्स होता है। तो अगर हम उसका सिलेबस देखते हैं तो उसमें जैसे इंटेलिजेंस है, तो अब स्प्रिंग बोर्ड के जैसे मैं नोट्स लेती थी, उससे मैंने पढ़ लिया। फिर मैं वो वर्ड जो है, उसको डायरेक्टली टाइप करके एनसीईआरटी लिखती थी गूगल पे। तो जो चैप्टर 11th या 12th में जहाँ वो चैप्टर होगा, वो ऑटोमैटिकली खुल जाता था। वहाँ से मैं वो डाउनलोड करके उधर से वो चैप्टर पढ़ती थी, और दोनों का क्रस्ट करके मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने थे। हिसाब से। हाँ, तो बड़े पेपर्स का क्या करते? बड़े पेपर्स में सर मैंने वही जो हमारे क्लास नोट्स थे, वो पढ़े थे। इसके अलावा सर ये आरबीएसई की जो बुक थी, सर छोटो सब्जेक्ट्स में तो एनसीईआरटी थी, क्योंकि आरबीएसई की मुझे इंग्लिश में मिली नहीं थी। जी। जो बड़े पेपर्स थे इनमें ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इनकी आरबीएसई की बुक थी 11th-12th की। हुँ। तो मैंने उनसे रीड किया था, और इधर से भी रीड किया था, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट सर बहुत बार पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा उनको रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं होती, वो याद रहती है मोर और लेस। क्योंकि प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं, तो मेंस देने से पहले हम 10-12 बार वो सब्जेक्ट आँखों से निकाल चुके होते हैं। छोटे सब्जेक्ट्स में भूलने की भी संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें रटना ज़्यादा पड़ता है। डायरेक्ट डेफिनेशंस होती हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं, और प्लस वो सिर्फ़ मेंस में पढ़ते हैं, और उसका लिमिटेड कोर्स होता है। तो हम जैसे सोशियोलॉजी है, तो उसको आप 10 पेज के अंदर सम अप कर सकते हो। हिस्ट्री को मैं 10 पेज में सम अप कर पाना मुश्किल है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ मेंस में होती है। तो उसके लिए सर मैं ऐसे पॉइंटर बना लेती थी, जैसे कोई चीज़ हुई है, क्या कॉजेज़ रहे और क्या रिज़ल्ट रहे, तो वो शॉर्ट में पॉइंटर्स लिख लिए, तो वो रिवीजन करने के लिए ईज़ी रहता था। आपका इंटरव्यू हुआ। यस बोर्ड सर। किसका था? सर राठी सर का था। राठी सर का। जी। इंटरव्यू में आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए? सर मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक प्रोग्राम है, यंग इंटर्न्स प्रोग्राम, उसके अंदर इंटर्नशिप कर रही हूँ पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ। जी। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन में ही था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि यंग इंटर्न्स प्रोग्राम क्या है? क्या इसके आउटकम है, आप क्या कर रहे हो? तो मेरा इसमें इसमें सर हम रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे। तो मेरा रिसर्च था स्वच्छ भारत मिशन पे। तो सर ने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे कि मेरे क्या आउटकम्स थे, मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं। जिसमें मैंने सर को बताया कि मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ, मैंने क्या-क्या फील्ड विज़िट किया और मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सर और बाकी जो मेंबर्स थे वो काफ़ी इस चीज़ से इम्प्रेस हुए थे। जिसके अंदर मेरा मेजर जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके अंदर इतना नहीं है, जबकि हम ओडीएफ तो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो उसका मेजर कारण था कि पानी की कमी। तो सर उससे काफ़ी खुश भी हुए थे इस आंसर को सुन के। उसके बाद में सर उन्होंने मुझे कुछ राजस्थान के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। मेलों के बारे में पूछा था, उस टाइम श्राद्ध का महीना था, तो उन्होंने पूछा था कि क्या है? महीनों के बारे में पूछा था, श्राद्ध के बारे में पूछा था। फिर राजस्थान के प्रमुख मेले पूछे थे। राजस्थान ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस थे सर, जैसे कि नवटापरा के बारे में था। हिस्ट्री से मानगढ़ पूछा था। मानगढ़ स्मारक के बारे में, उसकी क्या महत्वता है?
और सर उसके बाद में मुझसे करंट के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उस टाइम नोबेल प्राइज़ मिले थे, उसके रिगार्डिंग, और कास्ट सेंसस हुआ था उसके रिगार्डिंग। कास्ट सर्वे हुआ था सर जो बिहार के अंदर उस टाइम, जी। तो उसके बारे में। हुँ। फिर मैम थे, उन्होंने उस टाइम महिला निधि अधिनियम जो है वो आया था। तो मैम ने पूछा था कि पंचायती राज के अंदर तो हम इतना टाइम हो चुका है रिजर्वेशन दिए, फिर भी पंचपति का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो आपका क्या मानना है, ये सक्सेसफुल है, ये होगा सक्सेसफुल या नहीं होगा? जिस पे जो मेरा आंसर था वो ऐसा था कि सर मैम 30 इयर्स हो चुके हैं पंचायती राज में आए हुए ये रूल, और हम देख रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कहीं रिग्रेस नहीं कर रहे। कई मैंने महिला सरपंचों के नाम भी दिए थे और उनके काम के बारे में बताया था। तो मैंने एंड में यही सम अप किया था कि ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, हिस्टोरिकल माइंडसेट है, जिसको चेंज होने में टाइम लगेगा, पर हम प्रोग्रेस ही कर रहे हैं, हम कहीं रिग्रेस नहीं कर रहे। और यदि हम देखें तो लास्ट विधानसभा चुनावों में 74% वुमेन पार्टिसिपेशन था वोटिंग में, जबकि मेल 73% था। तो यही बताता है कि पॉलिटिकल अवेकनिंग वुमेन में है, पर प्लेटफॉर्म की कमी थी जो गवर्नमेंट ने पूरा किया। तो मैम इससे काफ़ी खुश थे। पंचपति मतलब सरपंच तो वुमेन है, विमन है और उनके हस्बैंड या बेटे। पंचायती वो यस करते सर, हैं, यस तो सर, उनको पंचपति। यस सर। इससे रिगार्डिंग था, फिर सर मेरे को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को कंपेयर करवाया गया था। उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ट्राइबल्स के बारे में पूछा गया था, साउथ राजस्थान की मुख्य समस्याओं के बारे में। मेरी प्रायोरिटीज़ पूछी गई थी कि एज ए डीएम क्या-क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी। इसमें मैंने राजीविका के बारे में बताया था, तो राजीविका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ई गवर्नेंस से रिलेटेड पूछा था सर, जो ई फाइलिंग सिस्टम आया है, उसके ड्रॉबैक्स और फ़ायदे पूछे थे। और सर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे राजस्थान और इससे रिलेटेड, वो भी मैं रिकॉल नहीं कर पाई। जी, तो इसका मतलब मैं ये समझूँ कि इंटरव्यू मोटा-मोटी आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं यस सर, या जिस क्षेत्र से आप आ रहे हो, उसी उसके से बारे में। रिलेटेड यस सर, सवाल सारे आपकी पूछे जनरल जाते हैं। अवेयरनेस जो है। हाँ, जी आपके सर, आस-पास की चीज़ें पूछी यस जाती है, सर, भई आप जहाँ रहते हो, आपको उसका नॉलेज है कि नहीं है? यस सर। मुझे आप जहाँ कोलायत काम धाम कर रहे के बारे हो में पूछा गया था जैसे सर, कोलायत के बारे में भी। अच्छा, क्या जी, पूछा? सर कोलायत का पूछा था, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? हुँ, तो मैंने उसकी स्पिरिचुअल भी बताई थी, कपिल मुनि जी के कारण, फिर जामसर के कारण मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था। हुँ। फिर कपिल मुनि जी के बारे में पूछा था, सांख्य दर्शन के बारे में भी पूछा था। दीपशिखा एक बात बताइए आप मुझे कि एक एवरेज स्टूडेंट है, यस, जिसके 10वीं में भी 60-65% नंबर आए हों, 12th में भी इतने ही, यस, ग्रेजुएशन 55% के आसपास कर ली हो, वो बच्चा चाहे कि मुझे आरएएस बनना है, तो क्या बन सकता है? डेफिनिटली सर। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। सर ये सिर्फ वही होता है कि आप उस टाइम पे कितना डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करते हो। और हमारे जो सर थे दिलीप सर, वो तो ये बोलते थे कि अच्छी बात है अगर तुम्हारे पहले 50% है, तुमसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो प्रूव करने का टाइम है। हुँ, क्योंकि आप उस दौरान कितनी तैयारी करते हो, आप कितना टाइम देते हो। इट इज़ अ फ्रेश स्टार्ट आई थिंक, तो ज़ीरो से ही किसी को भी स्टार्ट करना पड़ता है। और उस वक़्त आप कितना डेडिकेशन से काम करते हो, पढ़ाई करते हो, अपना कितने एफर्ट्स देते हो, अल्टीमेटली वही मैटर करता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको नो सर, 90 अबव लाने हैं। नो सर। बहुत लोग ऐसे हैं सर, जिनका फर्स्ट टाइम में 50% हमेशा से रहे हुए होते हैं और वो टॉपर्स होते हैं। जैसे अभी वो मूवी आई है 12th 12th के फेल, लिए यस सर, है ना? यस सर, वो रियल में ही 12वीं में फेल हुए थे राजीव यस सर, शर्मा। यस सर, आप इस बात को मानते हो कि कोई ज़रूरी नहीं है आपकी रैंकिंग क्या रही है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, यस सर। ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता सर, नहीं डेफ़िनिटली करता। नहीं। मेरे साथ में मैंने एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं सर, जिन लोगों के 12th में इतने नहीं थे परसेंट और अभी वो बहुत टॉप पोस्ट के ऊपर हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर अल्टीमेटली अभी आप क्या करते हो, इस टाइम फ्रेम में आप, मेरा ये मानना है कि सब प्रिपरेशन एक बार होती है, रनिंग बैच के साथ, जब आपका बैच चल रहा है या जब आप फर्स्ट अपना प्रयास कर रहे हो, उस वक़्त ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो कि जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी देना पड़ता है, तो वो रिवीजन ही हो। जी। फर्स्ट टाइम एफर्ट्स पूरे लगाने चाहिए सर, और वो उस टाइम कौन कितने लगाता है, इट डज़ नॉट मैटर पहले आपके क्या मार्क्स रहे हुए। आपकी पढ़ाई के अलावा रुचि रही है किसी में विशेष? अ, सर इतना कुकिंग वगैरह में थोड़ा बहुत था और थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट में था सर। कुकिंग में क्या अच्छा बना लेते हो? सब बेसिक, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा, यूट्यूब पे देख के कुछ भी रैंडम चीज़ें। और आर्ट एंड क्राफ्ट में? सर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टाइप की चीज़ें मैं ट्राई करते रहती गेम-वेम आपका रहा? हूँ। गेम नहीं सर। मूवी में कोई इंटरेस्ट था आपका या यस है? सर, मूवीज़ और सीरीज़ और ये तो देखती हूँ।
अच्छा, देखते हुए? यस सर। आप अपने आप को फ्रेश कैसे करते थे? सर मैं तो जब प्रिपरेशन कर रही थी जयपुर में थी, तो मेरी मदर से बात करके ही रिफ्रेश करती थी। अच्छा। यस सर, बिकॉज़ मैं उनसे काफ़ी अटैच्ड हूँ, हुँ। तो उनसे बात करके मैं रिफ्रेश हो जाती थी। बाकी हम पीजी में थे, तो जैसे चाय का ब्रेक होता था तब हम लोग चाय पीते थे, तो मैं और मेरे साथ जैसे मेरे पीजी से भी 3 लोगों के सिलेक्शन हुए सर, हम लोग के रूम्स पास-पास ही थे। अच्छा। तो पिछली बार लास्ट टाइम जब मेरा नहीं हुआ था, तो जो मेरे रूम के पास थी उनका सबऑर्डिनेट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था। तो सर ये ग्रुप था, तो उन लोगों के साथ बैठ गए, बातचीत कर ली, 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया, चाय पी ली, फिर वापस आके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो ये आपके आस-पास जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जो यस, इंटेलिजेंट होते हैं, यस, आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है उनके साथ, यस, तो आपको उससे फ़ायदा मिलता है? यस सर। हम लोगों ने जैसे इस बार जब प्रिपरेशन क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था और सिलेबस भी चेंज हो गया था, जी। तो उस वजह से इतने नोट्स अवेलेबल भी नहीं थे। तो सर हमने टॉपिक्स को बाँट भी लिया था आपस में। जैसे कि साइकोलॉजी के नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, सोशियोलॉजी के मेरे फ्रेंड है उसने निकाल लिए हैं जहाँ से सोर्स। फिर हम ले जाते थे फोटोस्टैट जो भैया की शॉप होती थी वहाँ जाके हम लोग साथ में प्रिंट आउट लेके आते थे। तो उस वजह से टाइम बचता है सर। सारे एक-दूसरे में बाँट देते थे। यस सर। और सर सभी के सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे ही हुए। एक कहा जाता है कि आपस में नोट्स वगैरह शेयर करते नहीं हैं, यस सर। जबकि आप तो यहाँ उल्टा बता रहे हैं। सर हम लोग तो करते थे शेयर सर। हुँ। सर मेरा ये मानना है कि कभी किसी को नोट्स और इन चीज़ों के लिए मना नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो खुद की मेहनत होती है। मैं नहीं दूँगी कोई और दे देगा। 100 तरह के नोट्स मार्केट में मिलते हैं। मैं किसी की मेहनत को तो नहीं रोक सकती। जी। फैसिलिटेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, पर किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो अच्छी बात है अगर मैं किसी को हेल्प करूँगी, कोई और भी मुझे हेल्प करेगा, तो मेरे लिए भी आसानी होगी सर। यात्रा बहुत लंबी है ये। यस, हालाँकि आपने बताया कि मैं मदर से रिफ्रेश हो जाती थी, यस, फिर भी एक यूँ देखा जाता है कि मेरे साथ वाले बहुत आगे पहुँच गए हैं, मैं यस अभी सर, तक यहीं बैठी हूँ, मेरा यस, हुआ नहीं है, मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। यस सर, उस समय डीमोटिवेशन होना यस, स्वाभाविक है। यस सर। तो फिर अपने आप को चार्ज करने के लिए इसके अलावा आप क्या करते थे कि मैं मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, मैं डीमोटिवेट नहीं हूँ? सर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था स्टार्टिंग से ही कि मुझे करना ही है या इस तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर इतना नहीं था, कोई फाइनेंशियल प्रेशर भी इतना नहीं था। एक देख के लगता था कि सब आगे बढ़ रहे हैं अपना नहीं हो रहा है, पर सर जो एक फर्म बिलीव था मुझे हमेशा से कि मैं कर लूँगी सर। लास्ट टाइम आई वाज़ नॉट एबल टू मेक इट बट मुझे पता था कि मेरी क्या कमियाँ रही है और इस बार मैं काफ़ी श्योर थी पेपर देने के बाद भी कि मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। बट आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट बोथ दिस टाइम बिकॉज़ लास्ट टाइम बहुत डिसहार्टनिंग हो गया था। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो इस बार मैंने सोच रखा था कि जो भी होगा, भगवान जो चाहेगा, पेपर दे के भगवान पे छोड़ दिया था। और सर एक फ़र्म बिलीव था कि ये करना ही है सर, तो वो मोटिवेट करता था, गोल जो था अल्टीमेट वो मोटिवेट करता था और सर परिवारजनों का विश्वास था मुझ पे, तो वो मोटिवेट। तो लास्ट समय जब आपका मेंस में नहीं हुआ, यस सर, तो कितने दिन मूड खराब रहा आपका? सर काफ़ी लंबे टाइम रहा था। अभी तक भी था सर वही चीज़ें याद आती थी कि पिछली बार जब नहीं हुआ था। जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था मुझे वही दिन रिकॉल हो रहा था कि उस दिन मेंस का रिज़ल्ट आया था और सिलेक्शन रोल नंबर ढूँढ रहे थे और रोल नंबर नहीं मिला मिला था। हुँ। तो वो चीज़ें तो सर अभी तक भी हॉन्ट करती हैं। पर क्योंकि सर पिछली बार मेहनत बहुत की थी, बहुत ज़्यादा। पूरा 1.5 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने यही किया था। मेरे पास सोशल मीडिया से मैं कट थी। फ्रेंड सर्कल्स में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। जयपुर थी बट ज़्यादा लोगों को पता नहीं था वहाँ हूँ। उन्हीं लोग को पता था जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसी ग्रुप में पूरे दिन उधर ही घूमना-फिरना, पूरा दिन उसी चीज़ों में लगे रहना। इधर-उधर जाना-आना भी छोड़ दिया। लास्ट टाइम सर बहुत इस वज़ह से फ़ील भी बहुत ज़्यादा हुआ था जब नहीं हुआ था। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रख ली थी मैंने। 1 मिनट भी खराब नहीं किया और रिज़ल्ट वो मिला नहीं। पर आपको जी, लगता नहीं है कि पिछली जो मेहनत है वो मुझे इस बार काम आई है? डेफ़िनेटली सर क्योंकि इस बार सिर्फ़ 3 साढ़े 3 महीने थे मेंस के लिए। जी। सिलेबस भी चेंज हुआ था। तो और मेरे को 4th पेपर पे बहुत फ़ोकस करना था। मैं आधा दिन 4th पेपर ही पढ़ती थी हिंदी, इंग्लिश जो है। जी। लंच तक मैं वही पढ़ती थी सुबह से लेके। तो सिर्फ़ सेकंड हाफ वाला पार्ट जो होता था जब मैं बाकी 3 पेपर देखती थी। पिछली बार क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ा हुआ था कि इस बार पढ़ने में ज़ोर नहीं आया। नई चीज़ें जो थी उनको पढ़ लिया, पुरानी वाली लगभग याद थी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का टाइम मिल गया, तो मेरा टाइम काफ़ी बचा सर।
पिछली बार की मेहनत की वजह से। अच्छा, आप नए बच्चों को कोई विशेष राइटर का सजेशन करना चाहेंगी? सर एनसीईआरटीज़ और आरबीएसई की जो बुक्स है, स्पेशली आरबीएसई की, जी, मेरा मानना है कि उनसे शुरुआत करनी चाहिए सर। और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे और आप करते रहो। जैसे किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो उसको हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना चाहिए। किसी को नहीं है, तो उसको पहले पॉलिटी में है, तो पॉलिटी से चालू करें। तो आरबीएसई की बुक्स काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं, 9 टू 12 राजस्थान अध्ययन है सर। अब तो जो 9-10th की बुक आ गई है, वो काफ़ी अच्छी है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो सर उनसे स्टार्ट करना चाहिए। आपकी यात्रा कहाँ तक जाएगी? सर ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी यूपीएससी के लिए अब, और बाकी सर इस करियर में भी सक्सेसफुली आगे जा पाऊँ, जी। क्योंकि ये तो शुरुआत है सर, असली तो अब चालू होगा। अच्छा, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद में आपके पास खूब सारे कॉल्स आए होंगे। यस सर। तो कितने लोगों ने कहा कि आपको यूपीएससी ट्राई करना चाहिए? सर मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हैं। यूपीएससी के लिए? यस सर। वो चाहते हैं कि, क्योंकि अभी टाइम भी है, ट्रेनिंग वगैरह जब तक नहीं आती, तो उनका मानना है कि मुझे एफर्ट देना चाहिए। और सर जो पेरेंट्स भी हैं वो भी सब कहते हैं। जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन कहाँ थे आप? सर मैं जयपुर थी उस टाइम। तो उस दिन तो रिज़ल्ट का वेट ही कर रहे होंगे? यस सर। जनरली सोने का कितने बजे का समय रहता है आपका? मैं 11 साढ़े 11 ही सोती हूँ, रिज़ल्ट भी लगभग उसी टाइम पर। सर उस दिन तो नींद आ नहीं रही थी। चाहे वो रिज़ल्ट 1-2 2 बजे दिन भी पहले। आता तो भी आप तो जाग यस रहे सर, होंगे। 1-2 दिन पहले से ही हुँ। नींद तोड़ी हुई तो थी। आप वो रोल नंबर खुद ही देख रहे थे या हस्बैंड को कहा भई आप देखो? सर मैं अपना चेक रिज़ल्ट खुद ही करती हूँ। हुँ, हम बैठे साथ ही थे, हुँ। खाना भी नहीं खाया था, रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे थे कि कब। भूख नहीं लग रही थी सर, नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी आए हुए थे। उनको अच्छा, था कि रिज़ल्ट कुछ भी रहे, बच्चों के पास कोई बड़ा होना चाहिए। तो वो भी थे, और पापा भी वेट कर रहे थे कब से कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद। और जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो मैं तो भगवान का जो रूम था हमारे वहाँ गई, और मैंने अपना खुद ही चेक किया था। तो पहले बिलीव नहीं मम्मी हुआ। का फ़ोन आ रहा होगा मम्मी बार-बार? को कॉल लगा लिया था सर, अच्छा, आपने फ़ोन लगा लिया? स्पीकर पे करके, और रिज़ल्ट साथ के साथ ही चेक कर रही थी। अच्छा, और सर फिर देखा, फिर कई देर तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने 4-5 लोगों से चेक करवाया था। और मेरी आँखें धोखा तो नहीं खा रही? हाँ, वो सर, क्योंकि वो रोल नंबर और सीधी रैंक लिखी होती है, नाम नहीं होता। जी। तो ऐसे लग रहा था रोल नंबर सही तो है, रोल नंबर गलत तो नहीं है। ऐसे डाउट्स आ रहे थे सर। हालाँकि एक्सपेक्टेड था कि ऐसे अच्छी रैंक, बट सर फिर भी विश्वास नहीं होता नहीं, ऐसी वो चीज़। एक होता है एग्ज़ाम फिर जी सर। इंटरव्यू, एक यस पॉज़िटिव सर। होता है तो एक वो रहता ही है कि मेरा हो जाएगा। हो जाएगा ये श्योर था सर। अच्छी पोस्ट मिल जाएगी ये भी श्योर था, पर कुछ अनसर्टेनिटी तो सर इस एग्ज़ाम में बहुत है। लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो डर था। एक बार फेलियर जो देख लेता है उसको डर ही लगता है। नहीं, आप इसको फेलियर नहीं कह सकते। यस वो सर। आपका अनुभव था, पहली बार तो पता भी नहीं होता कि कैसा पेपर। अच्छा, वो टाइमिंग का भी बड़ा रोल रहता है? यस सर, लास्ट टाइम जैसे मेरे आपने पेपर बताया कि छूटे हाँ, भी आपका थे, पेपर छूट गया था। 2nd और 4th। इस बार आपका कुछ भी नहीं छूटा? नहीं, इस बार मेरा पेपर नहीं छूटे थे सर। क्योंकि इस बार वही मैंने आपको जैसे बताया कि मैं रोज़ 15 मिनट का टाइमर लगा के 2, 5 और 10 मार्क क्वेश्चन लिखती थी। लास्ट टाइम टेस्ट मैंने खूब दिए थे, पर मैं टाइम का इतना ध्यान नहीं रखती थी। मतलब जैसे हमारे टेस्ट जो इंस्टीट्यूट में होते थे, 3.5 घंटे के टेस्ट होते थे, जिसमें आधा घंटा हिंदी इंग्लिश के लिए रहता था। मैं वो पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं करती थी, मैं 3.5 घंटे में जनरल स्टडीज़ ही अटेम्प्ट करके आती थी। तो कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सर कभी आज तक पेपर छूटे नहीं, कॉलेज तक कभी नहीं छूटा। ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि इतना बड़ा एग्ज़ाम लिख रही थी और पेपर छूट गए। तो उसकी वैल्यू भी पता चल गई थी। तो इस बार फिर, जिसमें मेरा हस्बैंड का मैं मानती हूँ सबसे बड़ा सहयोग रहा, कि वो मेरे को लास्ट दिन तक भी ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं लिखूँ। और लास्ट में उन्होंने मुझे जैसे 6 घंटे वाला प्रैक्टिस है, वो भी करवाया था कि 3 घंटे एक पेपर लिखा, 2 घंटे का ब्रेक लिया, 3 घंटे पे सेकंड पेपर लिखा। लास्ट टाइम सर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, तो नींद नहीं आ रही थी कई रातों से। तो उसकी वजह से भी हो सकता है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही हो। इस बार घर पे थी, बीकानेर में था सेंटर, तो मम्मी ज़बरदस्ती सुला देती थी कि, तो वो भी है। हस्बैंड ने दिया ये पेपर? सर उन्होंने इस बार नहीं दिया था। अच्छा, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यस। तो केवल आपको ही बनाया इस बार। यस। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब आपने जॉब छोड़ी, यस सर। तब आपके फ्रेंड्स, आपके आस-पास के यस सर। लोग, कलीग्स, यस। उन्होंने कहा नहीं कि ये बहुत अच्छी जॉब है, क्यों दिमाग खराब कर रही हो सर अपना? काफ़ी लोगों ने बोला था। कहाँ जा रही हो? यस सर, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था कि
इधर है क्यों फालतू प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि कई लोग इसलिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ था। तो उनका कहना था तेरा तो प्लेसमेंट हुआ था, तू क्यों अब दे रही है। और सर जब मेरा 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब भी काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि अब ये छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, वापस से आईटी सेक्टर साइड चली जा, क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा तो वापस वहाँ पर भी जॉब्स ढूँढना मुश्किल होगा, वापस स्टार्ट करना मुश्किल होगा। पर सर मेरा इस बार अब सर मेरा टारगेट सेट हो गया था कि मुझे यही करना है, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे और चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आपने उनकी किसी की बात सुनी नहीं। ये भी कहा होगा कि आपके जूनियर है जो आपसे 2 सीढ़ी ऊपर चले जाएँगे, यस सर, आपके बॉस के बॉस होंगे वो। यस सर। तो आपको कई बार लगता होगा कि ठीक कह रहे हैं या कभी नहीं लगा? सर ये तो था ही कि लोगों ने काफ़ी ग्रोथ कर ली थी। जी, 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है सर। काफ़ी लोगों ने तैयारी चालू की थी वो, क्योंकि मैंने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था आरएएस के अलावा। तो काफ़ी लोगों ने कोई दूसरे छोटे-मोटे और एग्ज़ाम्स थे वो क्लियर कर लिए थे। काफ़ी लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ कर ली थी। कुछ लोगों ने अपना बिज़नेस किया था तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ कर लिया था। तो मैं तो वहीं स्टक थी, अभी भी पेपर ही दे रही थी। तो लगता कई बार था ये, पर सर एक मैं आपको बोल रही हूँ, जब हमारा गोल फिक्स होता है तो मोटिवेशन अपने आप अंदर से ही आता है। और पेरेंट्स, मम्मी ने मेरी हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। फैमिली ने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि तू छोड़ दे या तू नहीं कर पाएगी। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अब मैटर नहीं करते जब आपके खुद के घर वाले आपके साथ हैं। सर बस मेरे फादर का हमेशा से इच्छा थी कि मैं कुछ ऑफिसर बनूँ, कुछ समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे जो बड़े दादू साहब थे वो भी केंद्र मंत्री रहे थे, तो उन्होंने भी सोसाइटी के लिए बहुत की थी। मेरे बड़े पापा थे जो लौकेंद्र सिंह जी कालवी, जी। वो भी समाज के लिए बहुत कुछ करते थे। तो आज मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो सर डेफ़िनेटली मेरे घर वालों का नाम रोशन हो पाया है। और सर ये उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है। मेरे दादू साहब थे तेज सिंह जी कालवी, वो भी अब नहीं रहे। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा अचीव करूँ, तो ये सब सर उन्हीं के लिए। अच्छा दीपशिखा, मेरा अंतिम सवाल, चूँकि आप महिला हैं, आप एसडीओ बन कर के किस एरियाज़ में काम करना चाहेंगी? और आपने अभी इंटर्नशिप में काम किया है, आपको कुछ एरियाज़ का पता है। यस। आप क्या करना चाहेंगी? थोड़ा-सा जो हटके हो, आपके मन में हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है? सर मैं जैसे मैंने यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के लिए भी जब अप्लाई किया था, मैंने राजजीविका के लिए अप्लाई किया था। जी, उसका मेरा मोटिवेशन यही था, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। मैं उसको और बड़े लेवल पे ले जाना चाहूँगी सर, और कभी ऐसा मौका मिला कि मुझे रूरल डेवलपमेंट में या इस फील्ड में काम करने का मौका मिला, तो डेफ़िनेटली सर जैसे सेल्फ हेल्प, वो मुझे कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगा था। जिस तरह से आप 10 से 12 जो महिलाएँ हैं उनको जोड़ते हैं, उनको सिखाते हैं पहले, फिर उनमें पैसों का लेन-देन सिखाते हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और इसी प्रकार से जो मैं चाहूँगी वो है कि हेल्थ के ऊपर स्पेशली जिस एरिया में मैं हूँ, एटलीस्ट वहाँ सब लोग का मैक्सिमम एनरोलमेंट हो, मैक्सिमम लोगों में अवेयरनेस हो, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं सर, बस लोगों तक उनकी पहुँच नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमाइज़ जो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, लो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकूँ जो वो डिज़र्व करते हैं उससे। तो सर हेल्थ एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करना चाहूँ। तो दीपशिखा, आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। मैं और मेरी पूरी टीम कामना करती है कि आप और ऊँचाइयाँ छुएँ, थैंक यू आप सर। यूपीएससी क्लियर करें। आप हमारे यहाँ पधारिए, आपका बहुत-बहुत आभार, थैंक बहुत-बहुत यू शुभ सर।